हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शरण्या खानरा। परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टीचर हूँ और परीक्षा जंक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में लाइव क्लासेस देख सकते हैं। अभी हमारे रेलवे लक्ष्य बैच आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम के लिए लाइव चल रहा है, जहाँ पे मैं हर दिन 2:15 बजे से लाइव क्लासेस लेती हूँ आरआरबी बैच के लिए। तो अभी आज की जो टॉपिक है इस पे हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड बात होगी। तो अगर आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना है तो आप फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे आप जो नंबर है वहाँ पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। बेसिकली सेल जो है ये थोड़ा सा इस टाइप का गोल एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन या फिर जो कोश के पर्दा होता है वो प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस है, कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स रहता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम डिटेल्स में बात करते हैं। तो सेल की जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन कौन सा पार्ट है? ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन होता है। इसी के अंदर पूरा सेल रहता है। दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैट। तो प्रोटीन और फैट की एक लेयर होती है। नेक्स्ट होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम। ये जितने भी सेलुलर एक्टिविटी होती है, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है ये कंट्रोल करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर तरीके की न्यूक्लियस रहता है एंड इसमें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोराइबोसोम है। तो ये बहुत सारे न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये सारा चीज प्रेजेंट है। और स्पेसिफिकली न्यूक्लियोलास्ट नाम करके एक डेंस एरिया रहता है जो एक्चुअली सेल की बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। बट ये न्यूक्लियोलास्ट क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं रहता। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहता है, एक नॉर्मल सा सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक एरिया है जो न्यूक्लियर रीजियन कहते हैं। ये न्यूक्लियस की जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो नहीं है, एक न्यूक्लियर रीजियन है। ये सेल मेम्ब्रेन है एंड साथ में बीच में ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल रहता है। तो ये है बेसिक प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर। अब अभी जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल, ये सारा अलग अलग चीजें रहता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय पार्किंजी। ये एक लिविंग सब्सटेंस है सेल के अंदर। तो जो हमने सेल मेम्ब्रेन देखा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सामान रहता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट होता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या कहाँ पे है? प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल। तो सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल पे नहीं होता है। और ये सेल के जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर रहता है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो एरिया होता है वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब देखिए, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे एनिमल सेल में हमें एक सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होता है। सेल मेम्ब्रेन है, इसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेली है, जैसे पैरोक्सिसोम है, जैसे सेंट्रोसोम है, जैसे लाइसोसोम है, राइबोसोम है। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में देखने को मिलता है, दोनों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक प्रॉपर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के डिफरेंट पार्ट है, जैसे न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलास्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सब मिला के न्यूक्लियस बनते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
मोस्टली दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ एक रफ। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेक्रेटरी वेसिकल्स है, ये गोल्गी apparatus है पूरा। तो ये सब कुछ मिला के एनिमल सेल्स होते हैं। अब इसके साथ प्लांट सेल का डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल में भी राइबोसोम है, प्लांट सेल में भी गोल्गी apparatus है, प्लांट सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस है, साथ में ये राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। इसके अलावा क्या है? गोल्गी apparatus भी प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या होता है? एंड साइटोप्लाज्म, ये हमने देख लिया, ये एरिया पे साइटोप्लाज्म है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। तो साथ में एक्स्ट्रा क्या होता है? प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल रहता है, सेंट्रल वैक्यूल, जो पूरा मतलब खाली स्पेस है, बीच में एक बबल टाइप का चीज रहता है जो कंप्लीटली मतलब खाली है। उसके अंदर कुछ कुछ और चीजें रह सकते हैं, जैसे वैक्यूल के अंदर ड्राई क्रिस्टल्स रहते हैं, तो क्रिस्टल फॉर्म होता है। जैसे कभी अरबी अगर खाते हैं तो कुछ कुछ टाइम ऐसा अरबी हमें खाने को मिलता है जिसमें गले में चुभता है। तो वो किस लिए चुभता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल बन गया है, और वो क्रिस्टल कहाँ पे प्रेजेंट है? ये वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। जो आरबी के सेल्स है उस सेल के अंदर वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल है। इसीलिए जब हम खाते हैं तो गले में इरिटेशन होती है। ठीक है, तो वैक्यूल प्रेजेंट है। वैक्यूल का एक मेम्ब्रेन रहता है, दो एक्स्ट्रा टाइप के चीजें रहता है। एक है प्लास्टिड। प्लास्टिड डिफरेंट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, इस पे डिटेल्स में भी बात होगी। तो क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, एंड एमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च को जमा के रखते हैं। और प्लांट को एज ए फूड हम क्यों खाते हैं? क्योंकि उससे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारा चीज मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट रहता कहाँ पे? तो कार्बोहाइड्रेट ये प्लास्टिड के अंदर रहता है। ओके, तो हो गया रैफिड क्रिस्टल्स। तो ये जितने भी क्रिस्टल्स है, रैफिड क्रिस्टल हो, ड्रायोस क्रिस्टल हो, ये सब वैक्यूल के अंदर रहता है। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक दूसरा वाल रहता है, इसे सेल वाल कहते हैं। सेल वाल जो है वो परमेबल है कंप्लीटली, तो सेल वाल के थ्रू पानी हो, वाटर है, कोई भी और मॉलिक्यूल है, पास कर सकता है, बट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास नहीं करता। और एक चीज हमें जानना है कि सेल वाल के वजह से जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, जो प्राणी जो प्लांट कोश की जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड होता है। मतलब इसको आप ऐसे ही स्क्वीज करेंगे तो ऐसे ही चपटा नहीं हो जाएगा। जैसे एनिमल सेल हम स्क्वीज करते तो ऐसे थोड़ा सा चपटा हो सकता है, बट प्लांट सेल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर किस लिए है? ये सेल वाल की वजह से है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्लांट सेल में क्या देखने को मिलता है? वैक्यूल प्रेजेंट है, वैक्यूल रहता है, प्लास्टिड रहता है, ये दोनों चीज एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, और कुछ कुछ क्रिस्टल्स रहते हैं। एनिमल सेल में एक्स्ट्रा क्या रहता है? सेंट्रोसोम रहते हैं, सेंट्रोसोम, पैरोक्सिसोम, ये कुछ कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रोसोम का काम क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। तो एनिमल सेल में एक्स्ट्रा सेंट्रोसोम, पैरोक्सिसोम रहता है। प्लांट सेल में प्लांट सेल वाल, वैक्यूल और प्लास्टिड्स रहते हैं। अब आते हैं सेल वाल पे। तो सेल वाल ओनली प्लांट में प्रेजेंट है। ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल का, सेलुलोज से बनते हैं। अब इसमें देखिए, ये वैक्यूल है, ये सारे प्लास्टिड्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, कुछ कुछ वैक्यूल्स है, इसमें गोल्गी apparatus है, ये सारा दिख रहा है हमें। सेल वाल के अंदर 2-3 ऐसे लेयर्स रहता है। तो सबसे पहले तो है प्राइमरी वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ लगा रहता है। ये सेल है, सेल के बाहर ब्लू कलर का सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर रहता है प्राइमरी सेल वाल। उसके बीच में, उसके बाद रहता है सेकेंडरी सेल वाल,
और दोनों के बाद एक मिडिल लैमेला का स्ट्रक्चर रहता है। मतलब दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर है जिसे मिडिल लैमेला कहा जाता है। सेल वॉल पोरस होता है, तो ये पोर्स दिख रहा है, ये पोर के थ्रू कोई भी मटेरियल अंदर जा सकता है और बाहर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट सेल में था। नेक्स्ट आते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन का हमने क्या फोटो देखा था, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में पोर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये पोर क्या होता है? कुछ कुछ ऐसा मटेरियल है जो अंदर जा सकते हैं, कुछ कुछ मटेरियल नहीं जा सकता, इसीलिए ये सेमी परमिएबल है, मतलब हाफ परमिएबल। कुछ कुछ चीज को अंदर जाने के लिए परमिट करते हैं, कुछ कुछ चीज को नहीं करते। तो सेमी परमिएबल लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर क्या? जैसे ये ऊपर जितनी ये जो है ये एक लिपिड का लेयर है, ये एक लिपिड का लेयर है। ठीक है, तो दोनों लेयर मिलके इस तरीके से बाई लेयर फॉर्म करता है और दोनों के बीच में प्रोटीन ऐसे घुसा हुआ रहता है। कुछ प्रोटीन नीचे की लेयर तक का है, कुछ प्रोटीन ऊपर के लेयर तक का है, कुछ प्रोटीन पूरा ही लेयर पे है, पूरे लेयर पे ही है। ठीक है, इसे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। जो एक साइड पे रहता है, एक बाइलेयर के साइड पे रहता है, उसे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे अब ये इस तरीके से अगर घूमता है, ये पूरा घूम के सेल का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन। ये बाइलेयर स्ट्रक्चर है, इसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी कहते हैं। ऊपर के जो हेड है, ये जो गोल गोल हेड दिख रहा है, इसे ग्लोब्यूलर हेड कहते हैं। ये सेल के बाहर के साइड का है। मतलब अब मान लीजिए कि ये मेरा हाथ एक लेयर है, ये हाथ एक लेयर है, तो ये दोनों लेयर मिलके एक सेल मेम्ब्रेन बना रहा है। इसका जो साइड है, ये साइड है सेल के बाहर का साइड, ये साइड है सेल के अंदर का। इसके अंदर सेल में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, इसके अंदर है, और बाहर एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म करता है बाइलेयर that separates the interior of a cell from the outside environment. It is found in all cells. तो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, दोनों में ही बनते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर हमें जानने की जरूरत है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, इसीलिए इसको बाइलेयर कहते हैं। इसीलिए इसको बाइलेयर कहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है, which helps maintain the membrane's fluidity in different temperature. तो हमारे बॉडी में टेम्परेचर जब चेंज हो जाता है, तो अगर हमने क्या बात किया था कि सेल की जो मेम्ब्रेन है और या फिर जो ह्यूमन होता है, वो एक लंबा रेंज तक टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में दिल्ली में ही लोग रहते हैं, और उधर -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में जवान रहते हैं। तो एक बहुत बड़े रेंज पे ह्यूमन टॉलरेट कर सकता है। वो किस लिए कर सकता है? क्योंकि हमारे सेल उस तरीके से काम कर सकता है। हमारे सेल क्यों काम कर सकता है? बिकॉज ऑफ दिस लिपिड बाइलेयर। क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ठीक रखने में हेल्प करता है। तो जैसे ही फ्रीज होने लगता है, जो जब टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वो ऐसे जम नहीं जाता, सेल काम कर सकता है। तो डिफरेंट टेम्परेचर में ये एक अपना जो सेल का शेप है उसको मेंटेन कर सकता है। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, और इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों अवेलेबल होता है। फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का? सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल। तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इसके थ्रू डिफरेंट चीजें अंदर जा सकते हैं।
और सिमिलरली इसके थ्रू बाहर भी जा सकते हैं। तो एंटर एग्जिट में हेल्प करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को सेल से बाहर रखता है। ये एक पर्दा की तरह अगर काम करता है तो जितना भी टॉक्सिसिटी है वो बाहर रहेगा, सारे टॉक्सिक बाहर है, सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल होने की वजह से जितने भी टॉक्सिक होता है वो सब बाहर रहता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को पता है कि ये टॉक्सिक है, इसलिए अंदर वो जाने नहीं देता है। It contains receptors and channels that allow specific molecules to pass between organelles. तो ये क्या करता है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जिसे अंदर जाने दे सकता है एंड कुछ कुछ को नहीं जाने देता। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सामान है उस सब को मिलके प्रोटोप्लाज्म बनता है। प्रोटोप्लाज्म का दो पार्ट है, एक है साइटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस रहता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म रहते हैं। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेली रहते हैं और सेल फ्लूइड रहते हैं। तो सेलुलर जो फ्लूइड है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भसते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, वो होता है टोटल साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेली और सेल फ्लूइड इसको मिला के होता है साइटोप्लाज्म, और साथ में न्यूक्लियस रहता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दोनों मिलके बनता है प्रोटोप्लाज्म, जो लिविंग मटेरियल है। दिस इज द लिविंग मटेरियल। इसे लिविंग मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर डीएनए है, डीएनए बनते हैं, आरएनए बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, लिपिड बनते हैं। तो डीएनए से ही रिप्रोडक्शन होता है, आरएनए रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोटीन रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोटीन बाकी सारे सेलुलर वर्क में हेल्प करता है, लिपिड स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। तो सेल के अंदर जो एक्चुअल लिविंग काम हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन तो जस्ट मेम्ब्रेन है, उसके अंदर से पास कर सकता है, उसके अंदर से कुछ कुछ पास करता है, कुछ कुछ नहीं करता है। ये तो एक बस पर्दा है, बट अंदर की जो चीज है जो लिविंग है दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। ओके, एंड देन आता है न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म तक हमने बात कर ली। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए वो प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में उतने अच्छे से होता नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियस के अंदर ही ये जेनेटिक मटेरियल रहता है जो डीएनए है। ओके, तो ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर तो रहता है न्यूक्लियर एनवेलप, सबसे बाहर है ये न्यूक्लियर एनवेलप, मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन अगर है तो बीच में सेल मेम्ब्रेन की तरह इसके भी बीच में छेद होगा जिसके थ्रू अंदर कुछ जा सकता है, बाहर कुछ आ सकता है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होने के बाद बाहर उसको आना तो है, तभी आरएनए काम करेगा। तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट चीज बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड टाइप चीजें रहता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एंड द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही डेंस जगह रहता है, जो इवन अगर हम उसको स्टेन भी करते हैं, उसको कलर भी करते हैं, तो भी बहुत ही डीप कलर लेता है। क्यों? क्योंकि वो एरिया ही बहुत डेंस है, उसको इसीलिए न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइम में इसका कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट काम रहता है। तो राइबोसोम को रिलेटेड हम बात करेंगे। अभी तक न्यूक्लियस की ये स्ट्रक्चर समझ में आई। तो न्यूक्लियस क्या है? जैसे सेल के अंदर एक बड़ा जगह पे डेंस जगह न्यूक्लियस था और चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन में छेद था और बीच में जो फ्लूइड था वो साइटोप्लाज्म है। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर सेम चीज है। न्यूक्लियस के अंदर
सबसे बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छेद है जिसके थ्रू सामान इधर उधर आ सकता है, जा सकता है। डेंस एक एरिया है जिसको न्यूक्लियोलास्ट कहते हैं, एंड एक साइटोप्लाज्म की तरह फ्लूइड है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ओके, तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। सो बेसिक स्ट्रक्चर सेल का यही था। दैट्स इट फॉर द डे। सेल ऑर्गेनेल्स को लेके डिफरेंट क्लास में डिटेल्स में बात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको स्टेटस में दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।